नमस्कार साथियों, ट्रिक वाले इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं अपन अपने जो मुहावरे का टॉपिक चल रहा था। दोस्तों ध्यान रखें, और मुहावरे के अंतर्गत अपन ने ये भी बताया था कि मुहावरों में लिंग, वचन, काल, कर्ता परिवर्तित होते हैं। इसीलिए दोस्तों जब भी आप वाक्य में इसका प्रयोग करते हो या इसको समझने का प्रयास करते हो, तो अगर ये परिवर्तित होता है लिंग, वचन, काल के आधार पर, तो आपको किसी भी प्रकार को घबराने का काम नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं अपन, ये लीजिए अगली स्लाइड आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों 170 तक अपन ने पहले वीडियोस के अंदर कर लिए थे। अब पॉइंट होता है अगला। ये देखो दोस्तों कि ये पॉइंट है कि इन तिलों में, देखो तिलों में तेल ना होना, अर्थात प्राप्ति की कोई संभावना ना होना। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि अब इन तिलों में तेल नहीं है। कोई भी कार्य, कोई भी देखिए कि एक अब स कह दे, ABCD कह दे, कोई भी कह दे, तो इस प्रकार के व्यक्ति जब वृद्धावस्था तक पहुंच जाते हैं तब वो कार्य करने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। तो इस वृद्धावस्था में व्यक्ति क्या रहता है, फ्री रहता है, भगवान की भक्ति करो और कुछ नहीं, काम नहीं करता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति है जो उम्र होने के बावजूद भी काम करता नजर आता है दोस्तों, यानी कि अभी तक उसके अंदर तो परिस्थितियां हैं, काम करने में असमर्थ हो जाता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि अब इस तिलों में तेल नहीं रहा है। अगला देखिए दोस्तों, 3 तेरह करना। क्या कहा है, 3 तेरह करना। 3 तेरह करने का मतलब होता है इधर उधर कर देना। मोहल्ले में ऐसे विचित्र प्राणी आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका कार्य यही होता है 3 तेरह करना, अर्थात इधर की उधर, उधर की इधर करना। ये होता है दोस्तों 3 तेरह करना। अगला देखो, थाली का बैंगन होना। क्या कहा, थाली का बैंगन होना, अर्थात सिद्धांत विहीन होना। दोस्तों जब आपके सिद्धांत ही नहीं रहे, आप सिद्धांत से अलग हो गए, यानी कि आपने उन सिद्धांतों की पालना ही नहीं की है, तब ऐसी स्थिति में कहा जाता है थाली का बैंगन होना। क्योंकि देखो बैंगन होता है गोल, थाली अगर हमने ऐसे की तो बैंगन लुढ़कता हुआ इधर आ जाएगा, ऐसे की तो वापस लुढ़कता हुआ उधर आ जाएगा, यानी कि वो एक जगह टिककर नहीं रह सकता है। यानी कि बात वही है कि सिद्धांत विहीन होना। जैसे आपको याद हो, जब तुलसीदास जी, हाँ बिल्कुल तुलसीदास जी ही थे, हाँ तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली, जब तुलसीदास जी अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए थे दोस्तों, तो उस समय हाँ आई थिंक तुलसीदास जी ही है शायद। चलिए मैं कह देता हूँ, अपन एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं दोस्तों कि जब ज्ञान की प्राप्ति में वो बाहर गए तब उनकी पत्नी ने कहा था कि सखी वो मुझसे कह के जाते, स्वयं ललाट पर तिलक लगाकर उनको विदा करती, उनके राह में मैं रोड़ा नहीं पड़ती, कम से कम मुझे कह के तो जाते। अब चले तो गए हैं, तो उनके मित्र थे भगवान राम जी, वो रत्नावली को अपने मित्र अर्थात उनके पति से मिलने के लिए गए। तब उन्होंने सोचा कि अगर मैं अब पत्नी प्रेम में जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि देखो ये भी उन जैसा ही है, जैसे ही ग्रस्त के अंदर वापस जुड़ा और सब कार्यकाज भूल गया, थाली में बैंगन होना। अगला देखो दोस्तों, थूक कर चाटना, यानी कि अपने कथन से मुकरना। देखिए दोस्तों इस भागदौड़ वाली जिंदगी के अंदर लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने स्वार्थ को साधने के लिए वो थूक कर चाटने का काम भी कर लेते हैं, अर्थात अपने कथन से वो क्या करते हैं, मुकर जाते हैं। मैंने तो कहा ही नहीं, अरे यार कैसे नहीं कहा, नहीं नहीं आपने गलत सुना, अरे गलत कैसे सुना, हम तो बिल्कुल सुना, या तो कह दे थूक कर चाट लिया है। तब ये पॉइंट बनता है मुहावरा। दांत काटी रोटी होना। क्या कहा,
दांत काटी रोटी होना, अर्थात दोस्ती में अत्यंत घनिष्ठता होना। दोस्तों, जब दोस्ती ऐसी होती है, अपनी भाषा में कहते हैं एक दांत रोटी खाना, तोड़ना, काटना। तो ये वही है दोस्तों, दांत काटी रोटी खाना, जब दोस्ती के अंदर घनिष्ठता होती है। अगर मैं बात को शुरू से अपन देख सकते हैं, जैसे कि भारत और रूस के संबंध कैसे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, दोस्ती के साथ उनमें अत्यंत घनिष्ठता है। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि दांत काटी रोटी होना। नेक्स्ट देखो दोस्तों, दांत खट्टे करना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों परास्त करना। इसके तो उदाहरण हमने कई बार अध्ययन भी किए हैं दोस्तों, प्रयोग भी किए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके इस संदर्भ में, तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि भारतीय सेना ने दुश्मन सेना के दांत खट्टे कर दिए। क्या कहा मैंने? भारतीय सेना ने दुश्मन सेना के दांत खट्टे कर दिए, यानी कि परास्त करना। अगला देखो, दांतों तले अंगुली दबाना। दांतों तले अंगुली दबाने का मतलब होता है दोस्तों आश्चर्यचकित होना। क्या होना? आश्चर्यचकित होना। यानी कि हमने उस साथी, उस अपने एक दोस्त के प्रति भाव रखे थे, कह देते हैं कि यार वो उसका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। ऐसे व्यक्तियों का अगर सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, तो ये एक आश्चर्य की बात है। क्या है? आश्चर्यचकित होने जैसी बात है। तब कहते हैं कि दांतों तले अंगुली दबाना। जैसे अगर बात करें कि पर्वत पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार नहीं है, उसकी हाइट लंबाई उसकी अच्छी है दोस्तों, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी पेशे की बात करें, किसकी बात करें? नौकरी पेशे की बात करें, तो उनका सिलेक्शन होना लगभग असंभव है। ऐसे व्यक्तियों की अगर नौकरी समय से पहले लग जाती है दोस्तों, तो लोगों के क्या हो जाते हैं? दांतों तले अंगुली ऑटोमेटिक ही दब जाती है। इसी को कहते हैं दांतों तले अंगुली दबाना, अर्थात आश्चर्यचकित होना। अगला देखो दोस्तों, अगला जो पार्ट आता है आपका वो है दाई से पेट छिपाना, अर्थात भला जानकार से बात छिप सकती है क्या? हैं? दाई से पेट छिपाई, क्योंकि भाई उस समय की वो एक समझ लीजिए बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर हुआ करती थे दाई। बिल्कुल दोस्तों, एक डॉक्टर का जितना ज्ञान होता है ना, उतना मतलब ये उससे बढ़कर ज्ञान उसके पास होता है दाई के पास। उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती है। तो ऐसी चीज़ देखो, अगर मैं कहूँ कि मोहन के या सोहन के, तो मोहन तो खुद भाई एक प्रिंसिपल की पोस्ट पर है, क्या है? प्रधानाचार्य है। अब भला स्कूल की बात उससे कोई छुपी हुई है क्या? इसलिए कहा है कि दाई से पेट छुपाना। दाहिना हाथ होना, अर्थात बहुत खास होना। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि राम श्याम का दाहिना हाथ है, यानी कि दोस्तों बहुत खास है, यानी कि कहीं पे भी चले जाओ उसके साथ साथ उसकी परछाई की भांति चलता है। ऐसी स्थिति को देखकर लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि ये तो उसका लेफ्ट हैंड है, अर्थात दाहिना हाथ है। क्योंकि दोस्तों ऐसी स्थिति में अपन देख सकते हैं कि चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कहीं जाए कहीं आए, तो ऐसी स्थिति में वो हमेशा उसके क्या रहता है? साथ रहता है। इसी को कहते हैं कि दाहिना हाथ होना। कौन सा हाथ होना? दाहिना हाथ होना। नेक्स्ट आता है देखो, दाल ना गलना। दाल ना गलने का अर्थ होता है सफल ना होना या वश न चलना। जैसे अगर मैं कहूँ कि सीता ने गीता को अपनी ओर करने के लिए काफ़ी प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसे पैसों का भी लालच दिया, लेकिन उसने उसका साथ नहीं दिया, अर्थात उसकी दाल
ना गली। तो दाल ना गली अर्थात सफल ना हुई, अर्थात उसे वश में ना करना। दोस्तों, अपने इर्द गिर्द आप देख लीजिए, कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। कई लोग होते हैं जो अपने पक्ष में करने के लिए उनको साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी दाल नहीं गलती है। क्या कहा? उनकी दाल नहीं गलती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन अगले पड़ाव की ओर। ये लीजिए, तैयार है हम। ये लीजिए, अगला पॉइंट आपके सामने आ चुका है दोस्तों, दाल में काला होना। क्या कहा? दाल में काला होना अर्थात कुछ गड़बड़ होना, कुछ गड़बड़ होना। एक बुक का उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। ये चैप्टर है कक्षा 12th एनसीईआरटी के सिलेबस के अंतर्गत चल रहा है ये पाठ्यक्रम में। चैप्टर का नाम है दोस्तों सिल्वर वेडिंग। मनोहर श्याम जोशी का ये एक लिखा हुआ चैप्टर है, जिसके अंतर्गत एक बहुत ही बढ़िया, मैं कह देता हूँ, उसका जो मुख्य नायक है वो है यशोधर वाई.डी. पंत। और वाई.डी. पंत का जो सबसे बड़ा पुत्र है वो है भूषण। और भूषण जो कि बीए पास है और एक प्रतिष्ठित विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है। उसकी सैलरी है 1500 रुपये प्लस अदर पर्क्स, DA, TA, BA जो भी मिलने वो सारे मिलेंगे। यह बात यशोधर बाबू को कुछ समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है, अर्थात कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि जब हम सरकारी कर्मचारी होकर रिटायरमेंट की आने वक्त पर हमें 1500 रुपये मंथली मिल रहा है और इसे शुरुआत में 1500 रुपये मिल रहा है, अर्थात दाल में जरूर कुछ काला है। क्या है? दाल में जरूर कुछ काला है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। दिन में तारे नजर आना। दोस्तों, दिन में तारे नजर आने का मतलब है बहुत अधिक मानसिक कष्ट होना। ध्यान रखना, एक होता है शारीरिक कष्ट, एक होता है मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा मानसिक कष्ट होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है? परेशान करता है। शारीरिक कष्ट केवल शरीर को दुख देता है दोस्तों, लेकिन समय रहते उसका सही इलाज करता है तो वो सही हो जाता है। लेकिन मानसिक कष्ट एक ऐसा कष्ट होता है जो बार बार प्रयास करने पर भी वो कष्ट दूर नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ये मानसिक कष्ट जब बहुत बढ़ जाता है, जो कष्ट देता है, तो उसके लिए होता है दिन में तारे नजर आना। देखिए, हवाई फायर हमले, इससे दुश्मन सेना को तो दिन में ही तारे नजर आने लगे। क्या क्या मैंने? दुश्मन सेना को दिन में ही तारे नजर आने लगे। अगला देखिए दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी। बड़ा प्यारा पॉइंट है ये भी, यानी कि न्याय करना। क्या करना दोस्तों? दूध का दूध और पानी का पानी। ये देखो, दूध का दूध पानी का पानी अर्थात न्याय करना। न्याय करना, देखिए दोस्तों, ऐसे ही नहीं कहा है कि जो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, उनको भगवान के दूत कहा जाता है। उनके मुख से स्वयं भगवान बोलते हैं, क्योंकि वही जब किसी प्रकार की पंचायती में बैठते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों के बातों को पहले ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद में वो अपना क्या देते हैं? फैसला देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पंचों की वाणी भगवान की वाणी। वो क्या करते हैं? दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल अपन, जो हमारे जज महोदय वगैरह जो होते हैं, जज साहिबा वगैरह, वो भी क्या करते हैं? वो भी पहले पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो गवाह प्रस्तुत किए उन गवाहों को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद में अपना फैसला सुनाते हैं, क्योंकि उनका भी काम क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी करना है। अब दोस्तों आते हैं
दूर के ढोल सुहावने। क्या कहा हमने? दूर के ढोल सुहावने, अर्थात दूरवर्ती वस्तु का अच्छा लगना। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें, बहुत ही कश्मीर की वादियाँ, पहाड़ी रास्ते, लेह लद्दाख की जो बाइक यात्रा होती है दोस्तों, अपने आप में एक, ये कह सकते हैं अपन, रोमांचकारी एक एडवेंचर ट्रिप होता है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम उसके नज़दीक जाते हैं, उन पहाड़ों की ऊंचाई, नीचे खाइयों को देखकर दिल दहल जाता है। क्या दहल जाता है? दिल दहल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर से जब हम उन पर्वतों को देखते हैं, नंगे पर्वत हैं जिसके ऊपर सफ़ेद चादर चढ़ी हुई है। क्या चढ़ी हुई है? सफ़ेद चादर, अर्थात बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। दूर से देखते दृश्य, आह क्या बात है, शानदार दृश्य है। लेकिन जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं तब पता चलता है ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, पूरा मुख ऐसे करना पड़ता है, और उसके ऊपर बर्फ वो बहुत ही खतरनाक होती है दोस्तों, ध्यान रखना। क्योंकि जब बर्फ एक ही जगह जब बह बह के सख्त हो जाती है, भाग क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्लिप होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। चलिए दोस्तों, वैसे भी प्रकृति के जितने भी हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो घाटी हो, क्या हो? घाटी हो, ये सारे दृश्य, ये चीड़ के लंबे लंबे वृक्ष, दो नावों पर पैर रखना, यानी कि दोनों तरफ होना। इसमें मैं एक बात आपको कहूँगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दो नावों में पैर रखकर सवारी करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये होता है कि अपना पक्ष दोनों ओर रखना, और जो व्यक्ति दोनों ओर में अपना पक्ष रखते हैं दोस्तों, एक समय ऐसे आता है ना वो इधर का रहता है ना वह उधर का रहता है। तो ध्यान रखें, एक सटीक प्रवृत्ति के लिए आपको ये ध्यान रखना है। तब ऐसी स्थिति में कहता है कि भाई उसने तो दो नावों में पैर रखकर यात्रा की। अगला चलता है दोस्तों, द्रौपदी का चीर होना। देखो, अनंत या अंतहीन होना, क्योंकि चीर का अर्थ होता है दोस्तों वस्त्र। हालांकि इसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, अर्थात उसे भरे दरबार में निर्वस्त्र करने का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने ही उसकी इज्जत आबरू को बचाने के लिए उसकी साड़ी को इतना लंबा किया, अर्थात उसके वस्त्र को इतना बढ़ाया कि सामने वाला उस वस्त्र को खोल खोल के स्वयं परेशान हो गया। तब भरी सभा के अंतर्गत लोग, बड़ी स्थिति तो खतरनाक थी दोस्तों, लेकिन करे क्या, नजरें सबकी झुकी हुई थी। तब उनमें से एक ने कहा कि नारी विच साड़ी की साड़ी विच नारी, अर्थात नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है। तो दोस्तों ये होता है आपका अनंत। अनंत का मतलब होता है आपका अन्न, धन, अंत। अन्न का मतलब है नहीं, अंत बोले तो समाप्त, अर्थात जो कभी समाप्त ही ना हो, वो होता है क्या? अनंत। अगला देखो, धूप में बाल सफ़ेद करना, ये होता है अनुभवहीन होना। कई बार अपन ने देखा होगा कि जब बात अनुभव की जाती है दोस्तों, तो हमारे सामने ऐसे कई बिंदु सामने आ जाते हैं, एक नहीं कई बिंदु। अरे भाई, अनुभव है, ये बाल कोई हमने धूप में सफ़ेद नहीं किया है, यानी कि हमने उम्र ली है। क्या ली है? उम्र। लेकिन वैसे अगर धूप में अगर बाल की बात करें तो उसका तो सीधे से बात होता है, वो क्या है? अनुभवहीन है। क्या है? अनुभवहीन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नाक का बाल होना। क्या होना? नाक का बाल होना, जिसका अर्थ होता है विश्वस्त व्यक्ति या फिर प्रिय व्यक्ति। देखिए दोस्तों, नाक का बाल होना, नाक का बाल अंदर, यानी हर समय उसके साथ रहे। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो उनका साथ कभी छोड़ने को तैयार ही नहीं होते, एग्री नहीं होते हैं, वो उनके नाक के बाल की तरह होते हैं, क्योंकि वो उनके विश्वस्त व्यक्ति है, वो प्रिय व्यक्ति है, वो हमेशा उनके साथ ही चलते हैं। इसीलिए उसको क्या कहा है? नाक का बाल होना।
नेक्स्ट चलता हूं दोस्तों। देखो, नाक पर मक्खी न बैठने देना, अर्थात इज्जत पर बट्टा ना लगने देना। क्योंकि दोस्तों, जो खुददार व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने इज्जत की बट्टा लगने का प्रयास नहीं करवाने देंगे, अर्थात अपने नाक पर कभी मक्खी बैठने नहीं देंगे। जैसे कि एक सामान्य बात करें समाज की, तो देखिए वधु पक्ष वाला वर पक्ष को हर संभव श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो अपनी प्रतिष्ठा पर आँच आने नहीं देगा, जहाँ तक संभव हो सके वो। तो अगला पॉइंट आता है दोस्तों, नाक में दम करना, अर्थात बहुत परेशान करना। दोस्तों, अगर इसमें मैं एक व्यंग्यात्मक बात कहूँ तो देखिए कि बीच के दिनों में विद्युत विभाग के द्वारा विद्युत की कटौती कर करके लोगों के नाक में दम कर दिया। लाइट आई, अंदर एंटर हुए, स्विच ऑन किया, ठंडी हवा का एहसास, वापस देखा लाइट आउट, यानी कि लाइट चली गई। बार बार आना जाना, बार बार आना जाना, यही होता है नाक में दम करना। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो देखिए भारतीय सेना ने दुश्मन सेना के नाक में दम कर दिया है। क्या कहा? भारतीय सेना ने दुश्मन सेना के नाक में दम कर दिया, अर्थात उसे बहुत परेशान किया। इतना परेशान किया है कि अब तो कुछ भी ना करें, एक हल्की आवाज से ही उनका दिल दहलने लग जाता है। चलिए दोस्तों, इसकी अगली कड़ी में अपन अगली स्लाइड को जोड़ देते हैं। ये लीजिए, अगली स्लाइड जुड़ चुकी है। दो की नाकों चने चबवाना, बड़ा प्यारा है भाई ये। नाकों चने चबवाना अर्थात बहुत तंग या फिर हैरान करना। क्योंकि नाकों चने चबवाना ये सीधा सही बता रहा है कि बहुत परेशान करना, तंग करना, हैरान कर देना। तो देखिए कि किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारे सामने कई बाधाएं आती हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ध्यान रखें, हमने भी उसको प्राप्त करने के लिए कई नाकों चने चबाए हैं। नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका अर्थ है खूब तंग करना। पहली बात तो ये देखो, नाक पे सुपारी तोड़ना, बहुत तंग करना है। तो यहाँ मोहन ने सोहन के लिए या सोहन ने मोहन को बहुत तंग किया, अर्थात उसने उसके नाक पर सुपारी तोड़ने का कार्य किया। नाक रगड़ना, बहुत मिन्नतें करना, अर्थात अपनी गलती को स्वीकार करना। बार बार बंटवारे की बात को लेकर भाइयों में झगड़ा होता रहा। माँ बेचारी परेशान हुई, पिता बेचारा देखकर अपने ही अंश के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने लगा। कहा कि बेटा ऐसे मत करो, प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उनका एक ही जवाब था, चाहे कुछ भी हो, मैं लोगों से मतलब नहीं है, मुझे तो प्रॉपर्टी से मतलब है। पिता ने भी अपनी बहुत ही शानदार तरीके से कह दिया, जब तक जीवित हो तुम्हें इस प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो जो हम लोगों की सेवा करेगा हम उसको प्रॉपर्टी दे देंगे। देखो दोस्तों, दोनों पुत्र नाक रगड़ते हुए उनकी सेवा करेंगे। क्या करते हुए? नाक रगड़ते हुए, क्योंकि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, आभास हो गया है। अगला देखो, नानी याद आना, मुसीबत का एहसास होना। बड़ा शानदार, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल है, उदाहरण है। देखिए क्या कहा, नानी याद आना। दोस्तों, एक ट्रिप किया था, पहाड़ों का ट्रिप पे चलता है, लेकिन अब पहाड़ों पे ट्रिप पे जाने के लिए लोग सोचने लग गए कि यार उस क्षेत्र में जाए और क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा। दोस्तों देखिए, लेकिन फिर भी देखो एग्जाम्पल है। यहाँ से ट्रैवल बस लेके अपन लोग निकले फैमिली के साथ, 4-5 फैमिलियाँ हैं, बड़े हंसते गाते गाते चल रहे हैं दोस्तों। और पहाड़ी इलाकों में अचानक वो टेम्पो ट्रैवलर्स की जो गाड़ी है या वो पंचर हो जाए। क्या हो जाए? पंचर हो जाए। घना
जंगल हो, वहाँ गाड़ी पंचर हो जाए, कोई आसपास ना बच्चा ना बच्चे की जान। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों डर के मारे क्या याद आती है? नानी याद आ जाती है। क्या याद आ जाती है? नानी याद आ जाती है। अगला देखो, नाक रखना। क्या है भाई? नाक रखना अर्थात इज्जत बचाना। क्या करना? इज्जत बचाना होता है। अगला देखिए दोस्तों, ये आज के समय में बहुत शानदार है, 99 के फेर में पड़ना। क्या करना? 99 के फेर में पड़ना, धन इकट्ठा करने की चिंता में रहना। आज की जो युवा पीढ़ी है दोस्तों, हमारे बेनीवाल जी बार बार कहते हैं, अरे गुरुजी क्या करोगे इतना पैसा रखकर, क्या करोगे इतना पैसा रखकर। बोलना दोस्तों बहुत आसान होता है। क्या करेंगे? क्या मकान किस लिए बनाया है? मकान में अलमारियां किस लिए? पैसा जमा करने के लिए। ये बताओ, बूढ़ी अपने जो वृद्धजन थे, पूर्वज थे, वो क्या कहते थे कि ज्यादा पैसा होता है तो क्या भी तो दीवारों पर चौपड़ने के लिए होता है। ये मतलब मारवाड़ी शब्दों में होता है कि ज्यादा पया भीतर चौपड़ने हुए। तात्पर्य ये होता है दोस्तों, जब पैसा अधिक हो जाता है तो व्यक्ति अपना घर को आधारभूत सुख सुविधाओं युक्त बनाने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों, जब आप सुबह से शाम तक किसी परिस्थितियों के कारण कभी पैसा एकत्रित करने में लगे रहते हो, समय नहीं मिल रहा है, तब लोग कहते हैं 99 के फेर में पड़ना। जैसे हमारे बेनीवाल जी सुबह 6 बजे पैरों पे होते हैं और रात को 11 बजे तक यहाँ सेवाएं देते हैं। दोस्तों, लोगों ने कहा, अरे भाई कभी कभी हमसे भी मुलाकात कर ली, तू तो ईद का चांद हो गया। तो कोई कहता है, नहीं भाई ये तो 99 के फेर में पड़ा हुआ है। किसके फेर में पड़ा है? 99 के फेर में पड़ा हुआ है। चलो दोस्तों, 99 के फेर के चक्कर में वो तो 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होना। क्या होना दोस्तों? 9 2 11 होना, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। क्या कहा मैंने? पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, अर्थात वहां से भाग गए। अगला देखो, पंख ना मारना। क्या है? पंख ना मारना अर्थात पहुंच ना सकना। अरे हमारे मतलब ये देख लीजिए कि अपने भी इतने ठिकाने हैं कि दुश्मन सेना वहां पंख भी नहीं मार सकती है। दुश्मन सेना क्या नहीं कर सकती है? पंख भी नहीं मार सकती है दोस्तों। अगला देखो, पगड़ी रखना अर्थात अपनी इज्जत रखना। पुराने समय में जब अपन देखते हैं कि वर पक्ष वाले वधु पक्ष डिमांड करते हैं, बेचारा वधु पक्ष वाला वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ है इसके चक्कर में, लेकिन जब कहता अगर ये नहीं किया तो हम बिना शादी की बारात लौट जाएगी, अपनी पुत्री की खातिर वो अपनी पगड़ी को उनके पैरों में रख देता है कि साहब अब आपके पैरों में मेरी पगड़ी है, अर्थात आपके पैरों में मेरी अब क्या है? इज्जत है। कृपया करके उस इज्जत को आप मटिया मेल ना करें। अगला देखो, पत्थर का लकीर होना। क्या कहा है? पत्थर का लकीर होना, जिसका अर्थ होता है पक्की बात, यानी कि अमिट। अमिट का अर्थ होता है अ बोले तो न, मिट बोले तो मिटना, जो कभी मिटे नहीं। कह दिया सर सुबह आ जाइए, मैं आपको तैयार मिलूंगा, पत्थर की लकीर है। वाकई भाई साहब, मेरे पहुंचने से पहले बेनीवाल जी यहां हमें मिल जाते हैं, यानी कि अपनी बात पर वो क्या है? पत्थर की लकीर है। चलिए दोस्तों, इसके लिए धन्यवाद है बेनीवाल जी का, जो बिल्कुल जैसा समय हम कहते हैं उस समय में आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट आता है पर काटना। ध्यान रखना, पर काटना, पर बोले तो पंख। यदि किसी पक्षी के पंखों को काट दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? हाँ यस दोस्तों, पर काटना।
पर काटने का अर्थ होता है दोस्तों शक्तिहीन करना। जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि यदि किसी पक्षी के पंख ही काट दे तो वो शक्तिहीन हो जाएगा। जब लक्ष्मण जी मूर्छावस्था में थे तब श्री राम जी ने कहा था, उदाहरण देते हुए, कि जिस प्रकार एक पक्षी के पर कटने से वो शक्ति विहीन हो जाता है, जैसे एक हाथी की सूंड कट जाए तो वो हाथी अपने आप को असहाय समझता है, उसी प्रकार हे मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण, अगर तुम मुझसे बिछड़ गए तो मैं भी शक्तिहीन हो जाऊंगा। उस सर्प की भांति जिसके पास मोती ना हो, उस पक्षी की भांति जिसके पास पंख ना हो, उस हाथी की भांति जिसके पास सूंड ना हो, अर्थात पूर्ण रूप से शक्तिहीन होना। पहाड़ टूट पड़ना दोस्तों, बड़ी मुसीबत आना। दोस्तों घर का युवा अगर उसकी डेथ हो जाती है दोस्तों तो उसके परिवार पर आसमान क्या टूटता है, पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट पड़ता है, यानी कि बड़ी मुसीबत में होना। उसी प्रकार देखो दूसरा उदाहरण, चलते चलते अचानक जब गाड़ी खाई के अंदर अदर झूल में हो जाती है तो देखो आप बड़ी मुसीबत आ गई, पहाड़ी टूट पड़ा उन यात्रियों के ऊपर। तो ये बड़ा प्यारा पॉइंट है दोस्तों कि पांचों उंगलियां घी में होना, अंगुलियां में ली छोटी आएगी, अर्थात लाभ ही लाभ होना चारों तरफ से। दोस्तों वाकई कह रहा हूं, जब समय आपका पक्ष का बना होता है तो वाकई दोस्तों पांचों उंगलियां आपके क्या होती है, घी में ही होती हैं। अर्थात जब देखा जाए तो लाभ ही लाभ, जहां जाओ वहीं लाभ ही लाभ है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे मैं चलता हूं। पानी भरना क्या है? पानी भरना, किसी की तुलना में निकृष्ट ठहरना। अगर आप किसी से तुलना करते हो, उसके कंपैरिजन में करते हो, आपका कई स्थान नहीं है, तब कहते हैं पानी भरना। अरे आओ तो सही उसके सामने, तो तुम पानी भरने का ही कार्य करोगे। अगला देखो दोस्तों, अगला आता है आपका पापड़ बेलना। क्या बेलना? पापड़ बेलना, अर्थात दुख उठाना या फिर कठिन परिश्रम करना। दोस्तों नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती है, इसके लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, रात दिन एक करना पड़ता है, तब जाके टैग लगता है संघर्ष के साथी, ऐसे टैग नहीं लगता है। इसके लिए कई पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे। अगला देखो, पांव में बेड़ी पड़ना। क्या है? पांव में बेड़ी पड़ना। पांव में बेड़ी पड़ने का अर्थ होता है बंधन में बंध जाना। जैसे हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, मैं देखो आपको बार बार एक ही उदाहरण दे रहा हूं, तो चिंता ना करें। ये हमारे मित्र है, अच्छे मित्र है बेनीवाल जी, जो पूरा नाम इनका कैलाश जी बेनीवाल, किशोर जी बेनीवाल, माफ कीजिए, मतलब अंतरात्मा से आवाज ही नहीं है, कैलाश नहीं है, किशोर है, किशोर। ये हमारे जो मित्र किशोर बेनीवाल जी बहुत ही मतलब मेहनती इंसान है। लेकिन दोस्तों देखो, हालांकि किसी के निजी जीवन को लोगों के सामने बताया नहीं जाता, लेकिन उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण तो लेना ही पड़ेगा। तो हमारे ये किशोर जी, एक समय था दोस्तों, बस गाड़ी लेके घूमना, कहीं जाना मैं चला जाऊं, बस गाड़ी का शौक, बाइक का शौक इन्हें गजब का था। और इस बाइक के शौक के चक्कर में ये लोगों की भलाई में ही लगे रहते थे, खुद का अहित हो रहा है वो सोच ही नहीं रहे। घर वाले बड़े परेशान हो गए यार। हालांकि बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का नशा नफा कुछ भी नहीं है, लोगों की मदद ही कर रहा है, लेकिन दोस्तों जो सत्य है उसे हम झुटला नहीं सकते हैं। बेनीवाल जी के फादर ने सोचा अब क्या करें, इस बच्चे को कैसे काबू में करें। तो बेनीवाल जी का क्या कर दिया, पांवों में बेड़ी पहना दी, अर्थात उनकी शादी करवा दी। और शादी करते ही अब बेनीवाल जी सीधा टाइम टू टाइम सीधे ऑफिस, ऑफिस को छोड़ते ही सीधे घर, अर्थात उनको बंधन में बांध दिया। कितना अच्छा तरीका है ये। बेनीवाल जी जैसे कई ऐसे व्यक्तियों के लिए हैं जो शादी के बाद जब वो एक मतलब जिम्मेदारी में बढ़ जाते हैं
तो वो बंधनों में बंधने का काम करते हैं। पीठ ठोकना, पॉइंट क्या है? पीठ ठोकना। पीठ ठोकने का मतलब होता है सफलता पर शाबाशी देना। देखिए, मेहनत आपकी ही रंग लाएगी दोस्तों। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एग्जाम डेट तक आप निरंतर, भले ही देखो, एक तो 10 चीज को आप एक बार पढ़ते हो, अलग अलग को, एक चीज को 10 बार पढ़ते हो, तो ध्यान रखना बेनिफिट किसमें मिलेगा? 10 को पढ़ना, यानी सॉरी, एक ही चीज को 10 बार पढ़ना, वो स्थायी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जब सफलता आपके कदम चूमेगी तो पूरी दुनिया आपकी पीठ ठोकेगी, अर्थात आपकी सफलता पर क्या देगी? शाबाशी देगी। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, वैसे भी जैसे कि कहते हैं कि लोगों का विचार कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग हमारी बुराइयां करते हैं दोस्तों, कल को वही लोग हमारी अच्छाइयों के बारे में बताएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेन चीज होती है कि जो सफलता होती है वो सफलता ही आपके भाग्य को आजमाने का कार्य करती है। नौकरी के लिए हमने तैयारी की, दिन रात एक कर दिए दोस्तों, चाहे लोग हमारे बारे में कुछ भी सोचे, ये ध्यान रखना, सरकारी नौकरी है और कुछ नहीं है। महाकुंभ है दोस्तों, इस महाकुंभ में अब भी अगर आपने डुबकी नहीं लगाई तो दोस्तों व्यर्थ हो जाएगा समय आपका। और जब नौकरी लग जाती है तो जो लोग निकम्मा निठल्ला कहते थे, वही लोग कहेंगे अरे भाई साहब बहुत मेहनत की है। बिल्कुल उनके भाव क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अगला देखो शब्द है पीठ दिखाना। पीठ दिखाने का अर्थ होता है दोस्तों हार कर भागना। क्या होगा? हार कर भागना होता है। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है कि कई बार दुश्मन सेना पीठ दिखाकर भागी है, चाहे वो 1971 का हो, चाहे वो कारगिल 1999 का हो, चाहे अब का हो दोस्तों, अब पीठ दिखा के भागने का काम केवल उन्हीं का ही है। पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना बोले तो बहुत भूख लगना। अरे भाई, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक आपके लिए हम तैयार रहते हैं। अरे कुछ समय तो गुरुजी दीजिए हमें भी, पेट में चूहे दौड़ने लग गए, थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लें तो कम से कम वापस से क्या आ जाए? एनर्जी आ जाए। तो जब भूख लगती है दोस्तों तो क्या करता है? पेट में चूहे कूदना। चलिए दोस्तों, अगली तरफ अपन अग्रसित होते हैं। यहां देखिए, यहां ये आपकी अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। पेट में दाढ़ी होना, अर्थात लड़कपन में बहुत चालाक, अर्थात बुद्धिमान होना। कई बार अपन देख सकते हैं उम्र भले ही कम है, लेकिन दोस्तों मैं कह देता हूं, यानी समझदारी इतनी है, इतना बुद्धिमान है, तब कहते हैं कि पेट में दाढ़ी होना। नेक्स्ट देखिए, पबारा होना, अर्थात अनुकूल परिस्थितियां होना, अर्थात लाभ होना। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे कि अपने कहा था कि वंशीधर जी जब नमक के दारोगा के पद पर आसीत हुए तो उनके पिताजी, उनके परिवार वालों की तो पबारा हो गई, क्योंकि अब परिस्थितियां उसके क्या होगी? अनुकूल होगी, लाभ भी लाभ होगा। जो आर्थिक हानि से हम जूझ रहे थे, अब वो मालामाल हो जाएगा। फूंक फूंक कर कदम रखना। फूंक फूंक कर कदम रखने का मतलब होता है दोस्तों सावधानी पूर्वक कार्य करना। क्या होगा? देखो, फूंक फूंक कर कदम रखना अर्थात सावधानी पूर्वक कार्य करना। इसके लिए एक पॉइंट मैं आपके सामने और रख देता हूं दोस्तों। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जो अनहोनी उसके साथ हो रखी है, तो ऐसी फिर से ना हो, तो हर कार्य सावधानी पूर्वक ही करेगा। अगला देखो दोस्तों, फूटी आंख ना सुहाना, जरा भी अच्छा ना लगना। कहते हैं दोस्तों कि रहीमन धागा प्रेम का
मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े घाट पड़ जाए। क्योंकि दोस्तों ये प्रेम का एक ऐसा धागा है, अगर उसमें गांठ पड़ गई दोस्तों तो पहले जैसी बात नहीं रहेगी, अर्थात पहले जैसा प्रेम उसमें नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों जिसके साथ कुछ कहा सुनी हो जाती है, हमारी नज़रों से वो घिर जाता है, तो ऐसे लोग फूटी आंख नहीं छुआते हैं, यानी उनको जरा भी अच्छे नहीं लगते। अगला देखो, बछिया का ताऊ, वो होता है महामूर्ख। बछिया का ताऊ बोले तो क्या होता है? महामूर्ख। अगर आप महामूर्ख वाला काम कर रहे हो तो आपको उपाधि दी जाएगी बछिया का ताऊ। क्या कहा जाएगा? बछिया का ताऊ। बलि का बकरा बनाना, बलि का बकरा बनाना, बनना नहीं है बनाना है, अर्थात अकारण हानि उठाने वाला, जिसका कोई कारण ही नहीं है, फालतू में ना लेना एक ना देना दो, फालतू की पंचायती में अपना अहित कर रहा है, तो वो होता है बलि का बकरा बनाना। तो दोस्तों अगले पॉइंट की ओर अग्रसित होते हैं। अगला है दोस्तों बगले झांकना। बगले झांकने का अर्थ होता है दोस्तों निरुत्तर होना, अर्थात लज्जित होना। देखो दोस्तों, अगर मैं पहले वाली बात को निरुत्तर की, तो देखिए जब अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष के अंदर बड़ी उत्साह के साथ बैठते हैं और जब उनको क्वेश्चन शीट मिलती है दोस्तों, और उस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं आ रहा है, दूसरा पढ़ा नहीं आ रहा है, तीसरा पढ़ा नहीं आ रहा है, यानी कि शुरुआत के 5-10 क्वेश्चन को उसने रीड किया और रीड करने के बाद उसे पता चला यार ये 10 के 10 प्रश्न मुझे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो निरुत्तर हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाता है? निरुत्तर हो जाता है। अब वो केवल इधर उधर झांकने का ही कार्य करता है, जिसको कहते हैं बगले झांकना। कई बार अपन देख सकते हैं एग्जाम के अंदर, जब जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उतने कर लिए, अब आप फ्री हो गए हो, तो आप इधर उधर झांकने का ही काम करोगे, अर्थात बगले झांकने का ही काम करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि शायद कहीं कोई 1-2 प्रश्न का उत्तर और मिल जाए। मिलेगा नहीं, ध्यान रख लेना। इसलिए कहते हैं कि विश्वास किस पे होना चाहिए? स्वयं पर होना चाहिए, औरों से कोई मतलब हमें नहीं है। बस ये ध्यान रखो, एग्जाम में बैठते समय मुझसे होशियार कोई नहीं है। तो पेपर का शानदार, अपने पेपर को, इष्ट देवता को याद करके, अपने माता पिता को याद करके, अपने गुरु को याद करके, हे प्रभु मेरा पेपर अच्छा होगा, हे मेरे माता पिता आप मेरे साथ हैं, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, हे गुरु तेरे चरणों में वंदन करते हुए मैं इस पेपर की शुरुआत कर रहा हूँ। दोस्तों बिल्कुल मन में यही सोचो, पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, अच्छा जाएगा, तो बिल्कुल पेपर आपका क्या जाएगा? अच्छा। क्योंकि शुरुआत के अंदर 2-4 क्वेश्चन नहीं होते तो बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, अरे यार क्या होगा, क्या कट ऑफ रहेगी, नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में वो क्या करता है? अपना धैर्य खो जाता है, और धैर्य खोने के बाद में आपको पता ही है क्या होता है। जब धैर्य चला जाता है तो व्यक्ति सही होते हुए प्रश्नों को गलत करके आ जाता है। अगला देखो, बसंत के कोकिल होना। क्या होना? बसंत के कोकिल होना, अर्थात यदा कदा दिखाई देना। क्योंकि दोस्तों बसंत का माह एक ही होता है, रोज रोज बसंत नहीं आते हैं, और बसंत माह के अंदर ही कोयल क्या करती है? कूकती है, और कोयल की इतनी मधुर आवाज़ होती है कि मन करता है उसे बार बार सुनता रहूं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो कोयल हर समय बोले, क्योंकि ये तो बसंत के समय ही उसकी आवाज़ सुनने को मिलती है। इसीलिए कहते हैं यदा कदा दिखाई देना। बहती गंगा में हाथ धोना, ये भी बड़ा शानदार है दोस्तों। बहती गंगा में हाथ धोना अर्थात अवसर का लाभ उठाना। क्योंकि दोस्तों ये अपन कई बार देख चुके हैं कि लोग जब अवसर मिलता है ना तो उसको छोड़ते नहीं हैं। तब कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लिए। जा रहा था जयपुर, भाई साहब मिल गए रास्ते में, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? यार जयपुर जा रहा हूँ। क्या? चलो ठीक है, मुझे भी आप अजमेर तक छोड़ देना। तो उन्होंने क्या किया है कि बहती गंगा में हाथ धोए हैं। अगला देखो,
बाएं हाथ का खेल होना, अर्थात बहुत सरल कार्य होना। क्या है? बहुत सरल कार्य होना। कई बार कहते हैं ना, क्योंकि देखो ये काम आता है अनुभव का। क्या काम आता है? सॉरी, अनुभव का काम आता है। क्या काम आता है? अनुभव। क्योंकि व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करके वो क्या होता है, उसके अंदर बहुत होशियार हो जाता है, अनुभवी हो जाता है। तब वो कहता है अरे चिंता मत कर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कौन सा खेल है? बाएं हाथ का खेल है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना ये जो पाठ था मुहावरे का वो हमने किया है पूरा। और दोस्तों इसके 220 के बाद एक पार्ट आपका और बचेगा, और वो पार्ट होने के बाद में अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। कौन सा? मुहावरे। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।